Hello everyone, my name is Simran and I am going to teach you science. So students, today we are going to start a new chapter of your syllabus, that is chapter number 15, all about the air around us. Okay, the air that we have in our environment, will be going to study that. Okay students, so have a look at the first concept. When I am talking about air, students, we can't see the air, but it is very evident that air is present everywhere around us, right? For example, if you have a balloon and you just put that balloon with the help of your finger in very windy atmosphere, then it is like hold in your hand. But when you just drop it like that, okay, then it moves here and there. Okay, of course you can also see that whenever there is a windy environment, okay, then the clothes that are kept for drying up in the sunlight, they also flutter, right students? Now, all living things require air because we need air for the respiration. We have to breathe and we breathe through the air. Alright, students, you might have not seen air, but surely you must have felt its presence every time, okay, in so many ways. Obviously, students, we can't see air, but we have felt it so many times, okay. For example, if we are standing in front of any particular windy atmosphere, okay, in a particular windy atmosphere, then I can feel the air that is around me. I can't see, but I can feel, right? Notice this when the leaves of the tree rustle or the clothes hanging on a clothes lines away. यही होता है ना कि अगर हम किसी मतलब क्लोथ सुखा रखे हैं हमने, ठीक है, तो वो हिलते हैं जैसे ही हवा चलती है, या फिर हम अगर एक ट्री की लीव्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी बहुत आराम से, कभी भी कोई हवा चल रही होती है तो वो हमें ऐसे दिखता है कि वो हिल रही हैं, मूव कर रही हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ, पेजेस ऑफ एन ओपन बुक बिगिन फ्लटरिंग व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑन। जब भी हम पंखा चलाते हैं या फ़ैन ऑन करते हैं तो जो एक बुक के पेजेस होते हैं वो भी बहुत फटाफट से फ्लटर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जितनी भी फ्लटरिंग होती है या कुछ भी होता है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ एयर, राइट स्टूडेंट्स। द मूविंग एयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट। हम जो काइट उड़ाते हैं उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है एयर, क्योंकि एयर क्या करती है, उसके मूवमेंट को सपोर्ट करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ वाई वी आर एबल टू फ्लाई द काइट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। विनोइंग इज़ वेरी इफेक्टिव इन मूविंग एयर। जो विनोइंग प्रोसेस हमने पढ़ा था, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का, जिसमें हम हैवियर पार्टिकल और लाइटर पार्टिकल्स को एक दूसरे से सेपरेट करते थे विद द हेल्प ऑफ द एयर। किसी रेस्ड प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर, रिमेंबर हमने किया था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में, कोई आपके पास छाली टाइप में थी और उसको आप हाइट पे खड़े होकर ऐसे छान रहे थे, तो उससे क्या हो रहा था, जो लाइटर पार्टिकल्स थे वो हवा में उड़ रहे थे और जो हैवी पार्टिकल्स थे वो सेटल डाउन हो रहे थे, ठीक है। सो दैट प्रोसेस विनोइंग इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय द विंड, राइट स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर हम स्टॉर्म्स की बात करते हैं तो स्टॉर्म्स के अंदर जो हवा होती है, विंड होती है, बहुत तेज़ी से चलती है, ठीक है। सो यू मे हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म्स द विंड ब्लोज एट अ वेरी हाई स्पीड। इसके दौरान जो हवा होती है बहुत हाई स्पीड पे होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। इट मे इवन अप्रूट ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द रूफ टॉप्स। इसके कारण क्या होता है, कई कई बार तो पेड़ और जितने भी हमारे घर या रूफ टॉप्स होती हैं, छतें होती हैं, वो उड़ जाती हैं, ठीक है। इतनी ज़्यादा उनकी जो स्पीड है वो ज़्यादा तेज़ होती है। लुक एट दीज स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारे पास, ये फिरनी कहते हैं ना इनको, बेसिकली विंड मिल या फिर काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक्टिविटी में देखने वाले हैं। ये फिरकी आपको दिख रही है ना, आप पेपर से भी बना सकते हो ये, ठीक है। हैव अ लुक एट दिस फिरकी स्टूडेंट्स। ये एक फिरकी है जो हम यूजुअली अपने बचपन में बनाया करते थे, मतलब आप लोग तो अभी भी बनाते होंगे, हम अपने बचपन में बनाते थे। लेट अस मेक अ फिरकी ऑफ आवर ओन। हम एक अपनी फिरकी बनाएंगे, ठीक है। होल्ड द स्टिक ऑफ अ फिरकी एंड प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शन इन एन ओपन एरिया। अब उसके साथ स्टिक लगा के उसकी स्टिक को अलग अलग डायरेक्शन में, जहाँ पे अलग अलग टाइप की एयर हो, वहाँ पे रखेंगे, ठीक है। मूव इट अ लिटल बैक एंड फोर्थ। अब उसको थोड़ा आगे पीछे करेंगे, मतलब उसका मूवमेंट करेंगे थोड़ा सा। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, डज द फिरकी रोटेट। अब हम ध्यान से देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या वो फिरकी रोटेट कर रही है, ठीक है। ये वाला एक्टिविटी करेंगे। व्हाट मेक्स अ फिरकी रोटेट। अब फिरकी रोटेट क्यों कर रही है, जब स्टूडेंट्स हम उसको आगे पीछे मूव कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, तो क्या ऐसी चीज़ है जो उस फिरकी को रोटेट करने में हेल्प कर रही है, दैट थिंग इज़ द एयर। जो चलती हुई हवा है, मूविंग एयर है, वही उसको रोटेट कराने में उसकी हेल्प कर रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज वेदर कॉक, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अ वेदर कॉक शोज डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट दैट पर्टिकुलर प्लेस।
तो वेदरकॉक क्या होता है, एक ऐसा मतलब चीज़ होता है जिसके अंदर वो जिस डायरेक्शन में रोटेट करता है ना, वो हमें बताता है कि कौन से डायरेक्शन में आज हवा का फ्लो है, विच डायरेक्शन इज एयर फ्लोइंग इनटू. ऑलराइट स्टूडेंट्स, so this is a very important thing if I'm talking about the direction of finding the moving air, right students? Now we'll be doing an activity that will showing is air present everywhere around us. ये तो वैसे हमें पता ही है कि जो हवा है हमारे हर जगह पे मौजूद है, हर जगह एयर इज एवरीवेयर, बट दिस इज द एक्टिविटी दैट वी आर गोइंग टू शो. ठीक है, कि एक्चुअली ऐसा है. ठीक है, टेक एन एम्प्टी ओपन बॉटल. कोई भी एक बॉटल ले रहे हैं जो कि खाली है, ओपन है. ठीक है, इज इट रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड? क्या वो एक्चुअली खाली है या उसके अंदर कुछ है? स्टूडेंट्स, एक्चुअली कोई भी बॉटल खाली नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ एयर तो होती ही है. ठीक है, तो एयर इज एवरीवेयर. ये तो आपको समझाने के लिए कंसेप्ट लेके चल रही हूँ. द बॉटल इज नॉट एम्प्टी, इट विल हैव सम एयर इन इट. ये अपने माइंड में रखिए. ठीक है, टर्न इट अपसाइड डाउन इज समथिंग इनसाइड इट. अब आप क्या करो, उसको नीचे मतलब ऐसे पकड़ के ना उसको अपसाइड डाउन करोगे तो हम देखेंगे कि उसके अंदर कुछ नहीं था. ठीक है, क्योंकि अगर कुछ होता तो वो नीचे गिर जाता, बट अभी तो कुछ था ही नहीं. देखा हमने कि क्या उसके अंदर था, क्योंकि कुछ गिरा नहीं, कुछ नीचे गिरा नहीं, तो हमने लगा कि कुछ भी नहीं है, जबकि एक्चुअली इसके अंदर एयर थी. ठीक है, नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल इनटू द बकेट फिल्ड विद वाटर. ठीक है, अब जो उसका ओपन माउथ था ना बॉटल का, उसको आपने एक बकेट जिसमें पूरा पानी भरा हुआ था, हमने उसको उसके मतलब उसके फेस के अकॉर्डिंगली उसको नीचे किया. ठीक है, तो विल ऑब्जर्व दीज बबल टाइप स्ट्रक्चर्स. जब पानी उसके अंदर जाएगा तो हम देखेंगे कि बबल टाइप स्ट्रक्चर्स आ रहे थे. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, डज वाटर एंटर द बॉटल? नाउ टिल द बॉटल स्लाइटली. क्या आप देखिए, हम देखेंगे कि क्या पानी के अंदर, बॉटल के अंदर पानी एंटर कर रहा है. ठीक है, और अगर नहीं कर रहा स्टूडेंट्स, तो हम बॉटल को थोड़ा सा टिल्ट करके देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि क्या अब पानी उसके अंदर एंटर कर रहा है. डज द वाटर नाउ एंटर द बॉटल? क्या अब पानी बॉटल के अंदर एंटर करेगा स्टूडेंट्स? डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बॉटल और हियर एनी बबली साउंड? क्या आपको दिख रहा है कि जो बबल्स थे वो बॉटल से बाहर निकल रहे थे, या फिर आपको कोई बबली साउंड सुनाई दे रहा है? ठीक है स्टूडेंट्स, कैन यू गेस व्हाट वाज इन द बॉटल? अब ये जो बबल्स बन रहे थे या बबली साउंड आ रहा था, ये बेसिकली किस कारण आ रहा था? क्या कुछ बॉटल के अंदर था ऑलरेडी? तो स्टूडेंट्स, इट इज एयर दैट वाज प्रेजेंट इन द बॉटल. बॉटल के अंदर क्या था? एयर था. ठीक है, और इसी एयर के कारण बबल्स बन रहे थे और इसी एयर के कारण आपको बबली साउंड सुनाई दे रहा था. ठीक है स्टूडेंट्स, द बॉटल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल. वो बॉटल खाली नहीं थी, इट वॉज हैविंग एयर. ओके, इन फैक्ट इट वॉज फिल्ड कंप्लीटली विद एयर इवन व्हेन यू टर्न इट अपसाइड डाउन. उसके अंदर तब भी एयर थी जब आपने उसको अपसाइड डाउन टिल्ट किया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एयर नीचे गिरेगी किसी ग्रेविटेशनल पुल के कारण, बट इट इज़ जस्ट दैट कि उसके अंदर फुल एयर फिल्ड थी, और जब भी आपने उसको अपसाइड डाउन मतलब टिल्ट किया तब भी उसके अंदर एयर मौजूद थी उस वक्त. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ दैट इज़ वाई यू नोटिस वाटर डजंट एंटर द बॉटल. इसी वजह से हमने देखा कि पानी उसके अंदर एंटर नहीं कर पा रहा था बॉटल के अंदर, क्योंकि बॉटल के अंदर स्पेस ही नहीं थी. जितनी भी स्पेस थी वो एयर ने एक्वायर कर रखी थी. ठीक है, when it is pushed in air in an inverted position as there was no space for air to escape. ठीक है, तब उसको हमने टिल्ट किया. क्यों टिल्ट किया? ताकि एयर के अंदर भागने का मतलब एयर को वहाँ से एस्केप करने का एक रास्ता मिल सके, क्योंकि जब आपने उसको अपसाइड डाउन टिल्ट कर रखा था तो फिर उस केस में एयर के पास एस्केप करने के लिए कोई एस्केप स्पेस नहीं था. इसी वजह से वाटर उसमें एंटर नहीं कर पा रहा था. जैसे ही आपने बॉटल को थोड़ा सा टेढ़ा किया तो एयर के पास एस्केप करने का स्पेस आया, और जैसे ही एयर एस्केप की एज बबल्स, तो उस टाइम पे पानी ने अपने लिए जगह बनाई. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा कि एयर हर जगह मौजूद है. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, व्हेन द बॉटल वाज टिल्टेड the air was able to come out in the form of bubbles and water filled up the empty space that the air has occupied. यही हमने चीज़ की बात की है कि जब आपने बॉटल को टिल्ट किया तो एयर बाहर आ पाई. कैसे बाहर आ पाई? बबल्स की फॉर्म में. और जैसे ही एयर बाहर आई तो जो वाटर था उसने उस खाली एयर की जगह ली. ठीक है, जो एयर ने पहले ऑक्यूपाई कर रखा था जगह. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. अब ये एक्टिविटी हमें क्या बताती है कि एयर स्पेस को ऑक्यूपाई करती है. ठीक है, इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बॉटल.
उसने जो बॉटल में जितना भी स्पेस था वो सब एक्वायर कर रखा था एयर ने, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इट इलिस्ट्रेट्स दैट एयर इज एवरीवेयर, so it is present everywhere around us. Air has no color and no one can see through it, so it is transparent. तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। एयर क्योंकि हमें दिखाई नहीं देती इसलिए हम बोलते हैं कि एयर ट्रांसपेरेंट है, और एयर को कोई देख नहीं सकता इसलिए एयर को कोई देख नहीं सकता, ठीक है। और ऑल्सो ये हर जगह मौजूद है, एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, और एयर का कोई कलर नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन किसके बारे में, एयर के बारे में। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज एटमॉस्फेयर, ठीक है। एनवायरमेंट जितनी भी हमारी है उसके अंदर एटमॉस्फेयर पाया जाता है हमारी अर्थ के ऊपर। क्या है वो एटमॉस्फेयर स्टूडेंट्स? सो हमारी जो अर्थ है एक थिन लेयर ऑफ एयर से सराउंडेड है, मतलब हमारी अर्थ के आसपास, मतलब उसके सराउंडिंगली अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत थिन लेयर है एयर की, ठीक है। उस थिन लेयर को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एंड इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये जो एटमॉस्फेयर है ये अर्थ से काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर्स पे फैला हुआ है, और इस लेयर को जो कि एयर से बनती है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एज वी मूव हायर इन द एटमॉस्फेयर द एयर गेट्स रेयरर। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं एयर और भी ज़्यादा रेयर होनी शुरू हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नाउ यू कैन थिंक माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम बाय क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स। यही वो रीज़न है क्योंकि जो एयर है वो धीरे धीरे रेयर हो जाएगी। इसी वजह से जब किसी माउंटेनियर को बहुत ऊंची चोटी पे या बहुत हाई पीक पे चढ़ना हो माउंटेन की, तो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती बहुत ज़्यादा एक्सटेंट के अंदर जो उनकी बॉडी को चाहिए होती है, ठीक है। सो जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं एयर बहुत कम होती जाती है, इसी वजह से माउंटेनियर्स को सिलेंडर कैरी करना पड़ता है ऑक्सीजन का, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ, ठीक है। सो स्टूडेंट्स एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेस, बहुत सारी गैसेस ऐसी हैं जिससे मिलकर एयर बनता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट की बात करती हूँ तो फर्स्ट चीज़ जिससे एयर बनी हुई है वो है वाटर वेपर्स। एयर के अंदर बहुत सारे वाटर वेपर्स हैं, या फिर काफ़ी सारे वाटर वेपर्स और बहुत सारी चीज़ें मिलके क्या बना रही हैं, एयर बना रही हैं, ठीक है। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स वाटर वेपर्स, तो एयर के अंदर वाटर वेपर्स होते हैं। सो एयर कंटेन्स वाटर वेपर्स, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी ऑल्सो सॉ दैट व्हेन एयर comes in contact with a cool surface, it condenses and drops of water appear on the cool surface. अगर आपको याद हो लास्ट चैप्टर हमने कौन सा स्टडी किया था, वाटर, एंड इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर स्टूडेंट्स वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द कंडेंसेशन प्रोसेस। एम आई राइट? यस, आई एम राइट। सो इन दैट पर्टिकुलर कंडेंसेशन प्रोसेस स्टूडेंट्स हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें मैंने एक आधे ग्लास ऑफ वाटर के अंदर, हाफ फिल ग्लास ऑफ वाटर के अंदर थोड़े से आइस क्यूब्स डाले थे। फिर हमने ऑब्जर्व किया था कि आइस क्यूब डालने के कारण जो ग्लास का सरफेस है बहुत ठंडा हो गया है, ठीक है। अब उस बहुत चिल्ड ग्लास सरफेस ने क्या किया, आसपास की एयर को भी बहुत ज़्यादा कूल कर दिया। अब जैसे ही आसपास की एयर बहुत ज़्यादा कूल हुई तो उसने क्या किया, कंडेंसेशन प्रोसेस किया। इस प्रोसेस ने क्या किया, काफ़ी सारी वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी कर दी ग्लास के सरफेस पे, ठीक है। तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी होती हैं, कंडेंस होती हैं, कैसे, बेसिकली वाटर वेपर्स जो होते हैं, राइट, वाटर वेपर्स कंडेंस होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस प्रोसेस इज ओनली कंडेंसेशन प्रोसेस, राइट। हैव अ लुक स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं, जब भी कोई हवा बहुत ज़्यादा किसी ठंडे सरफेस, मतलब जैसे वो चिल्ड ग्लास की मैं बात कर रही हूँ, जब भी कोई एयर कांटेक्ट में आती है किसी कूल सरफेस के, तो उसका कंडेंसेशन होता है, ठीक है। और कंडेंसेशन के बाद स्टूडेंट्स क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स अपीयर हो जाते हैं उस कूल सरफेस के ऊपर, ठीक है। इसी एक्टिविटी से हमने सीखा था, रिमेंबर द एक्टिविटी दैट वी डिस्कस्ड इन द चैप्टर नंबर 14, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर। वाटर साइकिल भी हमने पढ़ा था, तो जो वाटर वेपर्स एयर के अंदर मौजूद होते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाटर साइकिल जो हमारी अर्थ पे होती है उसके लिए। क्योंकि जो हमारी वाटर साइकिल होती है स्टूडेंट्स, हमने पता है ना, फर्स्टली वाटर का लॉस होता है, देन वाटर का गेन होता है। वाटर का लॉस किसके थ्रू होता है, किसके थ्रू,
फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट evaporation and transpiration, and gain कैसे होता है? by the process of condensation, clouds, rain, hail, snow, right students? so यही वो process है जो कि वाटर साइकिल को पूरा कराता है हमारी अर्थ के ऊपर. तो वाटर वेपर्स का हमारी एयर के अंदर होना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ लुक एट द नेक्स्ट थिंग, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑक्सीजन, कि हमारी एयर में ऑक्सीजन भी होती है. स्टूडेंट्स, हम सबको पता है कि ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो हम हमारी ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं. तो ऑक्सीजन हमारी एयर में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो हम सांस कैसे लेंगे, और अगर हम सांस नहीं लेंगे तो क्या हम जिंदा रहेंगे? बिग नो. ठीक है, सो लेट्स स्टडी एन एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 2. In the presence of your teacher, fix 2 small candles of the same length on the table. आप अपनी क्लास टीचर की प्रेजेंस में क्या कीजिए? 2 कैंडल्स लीजिए और उनको एक टेबल पे फिक्स कर दीजिए. ठीक है. लाइट बोथ द कैंडल्स, कवर वन ऑफ द कैंडल्स विद एन इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर. इसमें क्या बोला है? दोनों कैंडल्स को आप लाइट ऑन अप कीजिए और उनमें से एक के ऊपर आप किसी ग्लास टम्बलर को उल्टा करके रख दीजिए. ठीक है. हैव अ लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट्स. एक कैंडल आपने जलती हुई रख देनी है, दूसरी वाले के अंदर आपने इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर रख देना है. ठीक है स्टूडेंट्स. अब ध्यान दीजिए, ऑब्जर्व बोथ द कैंडल्स केयरफुली. अब उन दोनों पे ध्यान दीजिए, दोनों कैंडल्स में क्या हो रहा था? डू बोथ द कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ? क्या वो दोनों चलती रहेंगी या कोई ना कोई बुझ जाएगी या दोनों बुझ जाएंगी? ठीक है. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द कैंडल कवर्ड विद द ग्लास टम्बलर गॉट एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर सम टाइम, वेयर एज द अदर कैंडल कंटिन्यूड बर्निंग. आप क्या देखोगे कि जो कैंडल खाली थी ना, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं था, वो तो कंटिन्यूसली जलती रहेगी. ठीक है, लाइटन अप रहेगी. बट जिस आपने कैंडल के ऊपर एक ग्लास टम्बलर को टिल्ट किया था, उसको इन्वर्ट करके रखा था, थोड़े टाइम के बाद वो बुझ जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी. ठीक है. सो इस एक्टिविटी से स्टूडेंट्स हमें क्या पता चलता है कि जो ऑक्सीजन है वो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फायर को जलाने के लिए. ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल के लिए, फायर के एग्जिस्टेंस के लिए. ठीक है स्टूडेंट्स. सो द कंपोनेंट ऑफ एयर जो कि फायर को क्या करता है? सपोर्ट करता है, बर्निंग को सपोर्ट करता है, वो कौन सा होता है? ऑक्सीजन. ठीक है. विथ सपोर्ट बर्निंग इज नोन एज ऑक्सीजन. ठीक है. तो ऑक्सीजन एक ऐसा कंपोनेंट है एयर का जिसकी वजह से बर्निंग सपोर्टेड होती है. ठीक है. देखो इस एक्टिविटी में फर्स्ट वाले के ऊपर ऑक्सीजन उसको मिल रही थी, क्योंकि एयर मिल रही है उसको, एयर के अंदर ही ऑक्सीजन है, तो वो पूरी तरह से चलती नहीं. जैसे आपने इसके ऊपर ग्लास टम्बलर रखा तो अब एयर उसके पास मौजूद नहीं है ना, जितनी थी उतनी है, उसके बाद नहीं है. ठीक है. तो इसको एयर प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिल रहा और इस वजह से थोड़े टाइम बाद ये बुझ गई. ठीक है, क्योंकि इसको उसका सपोर्ट नहीं मिल रहा है ऑक्सीजन का. ठीक है स्टूडेंट्स. सो ये हमें इंडिकेट करा जाता है कि ऑक्सीजन एक बहुत बड़ा सपोर्टर है बर्निंग का. राइट स्टूडेंट्स. लुकिंग एट द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट स्टूडेंट्स, दैट इज नाइट्रोजन. ठीक है. अब स्टूडेंट्स एयर का वो पार्ट जो कि फायर को, बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता, दैट इज नाइट्रोजन. सो द मेजर पार्ट ऑफ एयर विच डजंट सपोर्ट बर्निंग कैंडल इज नाइट्रोजन. ठीक है. नाइट्रोजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जो कि फायर को और बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है. ठीक है. तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने बात की ऑक्सीजन की, कि एयर किस किस का मिक्सचर है? ऑक्सीजन का, ठीक है, वाटर वेपर्स का, राइट. हमने बात की है किसकी स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन की. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड की. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, हैव अ लुक, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड. अब स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो हम एक्सहेल करते हैं. ठीक है, जो हम छोड़ते हैं जब हम सांस लेते हैं. राइट स्टूडेंट्स. सो इन अ क्लोज्ड रूम इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग, you may have feel suffocation. अगर कोई आपके रूम के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो कि जल रही है, अगर कोई चीज़ बर्न कर रही है, तो आपको जनरली उस रूम में सफोकेशन होती है ना, बहुत ज़्यादा घुटन होती है कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है. अब स्टूडेंट्स ये क्या होता है, ये सफोकेशन क्यों होती है? क्योंकि जब भी कोई चीज़ बर्न होती है तो काफ़ी सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसमें से. ठीक है, or this is due to the excess of carbon dioxide that may be accumulating in the room as the burning continues. ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे बर्निंग कंटिन्यू हो रही है तो उसके कारण काफ़ी सारा कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो जाता है और बिकॉज ऑफ द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड यू फील सफोकेटिंग समटाइम्स. राइट स्टूडेंट्स.
सो कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ एयर अराउंड अस। तो एयर के अंदर मौजूद कुछ कंपोनेंट्स में एक बहुत छोटा अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है, जिसमें हमारी एयर कंपोज्ड होती है। राइट स्टूडेंट्स, नाउ प्लांट्स एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है स्टूडेंट्स, so plants and animal matter also consumes oxygen on burning and produces mainly carbon dioxide and a few other gases। जब भी बर्निंग होती है तो बर्निंग को सपोर्ट कौन करता है? ऑक्सीजन। मतलब बर्निंग कराने में यूज़ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन। और बर्निंग होने के बाद निकल क्या रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसी वजह से जनरली हम देखते हैं कि जब भी हमारे आसपास कोई फील्ड्स, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स पराली जिसको कहते हैं, वो जलाते हैं तो ऑक्सीजन तो हमारी एनवायरमेंट से जा रही है, लेकिन निकल क्या रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें हमारे को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है ना उन दिनों, काफ़ी सफोकेटिंग लगता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन तो जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस आ रही है। ठीक है, एक्यूमुलेट हो रही है हमारे आसपास, जिस वजह से हमें इनहेल करने के लिए कम ऑक्सीजन मिल रही है और काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण वी फील सफोकेटेड। राइट स्टूडेंट्स, नाउ विल स्टडी अबाउट डस्ट एंड स्मोक। कि अगर मैं बात कर रही हूँ डस्ट की और स्मोक की, तो वो क्या है? हैव अ लुक। द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक। जब कोई भी फ्यूल जलाया जाता है उसके कारण स्मोक निकलता है। ठीक है, स्मोक के अंदर काफ़ी सारी गैसेस होती हैं। ठीक है, काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं। ठीक है, स्मोक बर्निंग ऑफ फ्यूल के कारण निकलता है और इसके बर्निंग के कारण काफ़ी सारी गैसेस और काफ़ी सारा वेस्ट प्रोडक्ट डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए, इस एनवायरनमेंट के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। राइट स्टूडेंट्स, दिस इज़ वाई यू सी लॉन्ग चिमनीज इन फैक्ट्रीज। इसके कारण ही चिमनीज लगाई जाती हैं फैक्ट्रीज में, ताकि जो स्मोक है वो वहाँ से एग्जॉस्ट कर जाए। ठीक है, वहाँ इकट्ठा ना हो, जिस वजह से वहाँ के वर्कर्स को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, जो चिमनीज लगाने का काम इसीलिए होता है कि एग्जॉशन जो होता है, ये स्मोक वगैरह निकलता है, ये बाहर की साइड निकले, अंदर की साइड एक्यूमुलेट ना हो। ठीक है, सो दिस टेक्स द हार्मफुल स्मोक एंड गैसेस अवे फ्रॉम आवर नोसेस bring it closer to the birds flying up in the sky। इससे क्या होता है? हम लोग तो बच जाते हैं। ठीक है, क्योंकि चिमनीज क्या कर रही हैं? उसको दूर स्काई के अंदर उसको छोड़ रही हैं। ठीक है, नीचे वाले सपोज यहाँ पे कुछ खराब गैसेस हैं, चिमनी क्या कर रही है? उसको इकट्ठा करके उसको काफ़ी ऊपर स्काई के अंदर छोड़ रही है। राइट, उससे हम लोग बच गए, लेकिन वो चीज़ें किन के पास चली गई? क्लोजर टू, जो कि बर्ड्स स्काई के अंदर फ्लाई कर रही होती है, उनके पास पहुंच जाती है सीधा, डायरेक्ट कांटेक्ट में। ठीक है, तो इस वजह से वो उनको बहुत नुकसान करती है, उनके लिए बहुत हार्मफुल होती है। सो स्टूडेंट्स, डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर। ऑब्वियसली अगर मैं एयर की बात कर रही हूँ तो एयर के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होंगे जो उसके अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स विल परफॉर्म एन एक्टिविटी। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि किसी भी सनी डे के अंदर, आप अपने स्कूल में भी कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो, फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल और होम। ठीक है, कोई ऐसा रूम जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप आती हो। ठीक है, क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज विथ कर्टेन्स पुल्ड डाउन टू मेक द रूम डार्क। अब वहाँ पे सारी जितनी भी खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, सब बंद कर दो, कर्टन लगा दो, ताकि बिल्कुल डार्क हो जाए उस कमरे के अंदर। ठीक है, डार्कनेस हो जाए। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, नाउ ओपन द डोर और अ विंडो फेसिंग द सन जस्ट अ लिटिल। अब बिल्कुल हल्का सा आप या तो डोर खोलो या बिल्कुल हल्का सा आप विंडो खोलो, तो हम देखते हैं कि इन सच अ वे इट अलो सनलाइट टू एंटर द रूम ओनली थ्रू अ स्लिट। तो वो बिल्कुल उस बारीक से स्लिट के अंदर से आपको वो सनलाइट को अंदर एंटर कराएगा। ठीक है, ऑब्वियसली रूम डार्क हो चुका है, लेकिन हमें पता है क्योंकि ये बहुत सनी रूम है, तो हल्का सा स्लिट भी सनलाइट को अंदर एंटर करने देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यहाँ पे हल्का सा आपने होल किया, तो वो सनलाइट किसके थ्रू आ रही है? इसी होल के थ्रू अंदर आ रही है। राइट, तो ये सनलाइट को पास करने देना ना अपने में से, बिकॉज क्योंकि ये सनी रूम है और थोड़े से सही, लेकिन आ तो वो अंदर रही है। ठीक है, लुक केयरफुली एट द इनकमिंग बीम ऑफ सनलाइट। अब ध्यान से देखो उस बीम ऑफ सनलाइट के अंदर, तो आपको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे। ठीक है, डू यू सी सम टाइनी शाइनिंग पार्टिकल्स मूविंग इन द बीम ऑफ सनलाइट? तो क्या वो जो बीम ऑफ सनलाइट आ रही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बीम आ रही है ना, क्या इसके अंदर बहुत छोटे डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं आपको? यस, ऑफ कोर्स दिखते हैं। आप घर पे ही करके देखना, बहुत आराम से एक्सपेरिमेंट होता है स्टूडेंट्स। ये व्हाट आर दीज पार्टिकल्स? अब ये पार्टिकल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये होते हैं
डस्ट पार्टिकल्स, ये वाली जो एक्टिविटी की है ये हमें बताती है कि एयर के अंदर काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. एयर कंटेन सो मेनी डस्ट पार्टिकल्स. दिस एक्टिविटी शोज अस दैट, राइट. द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ठीक है, अलग अलग तरह के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, अलग अलग जगह पे होते हैं. कई जगह पे बहुत ज़्यादा होते हैं, कई जगह पे बहुत कम होते हैं. ठीक है, कई टाइम पे बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी टाइम पे बहुत कम होते हैं. सो डस्ट पार्टिकल्स वेरी करते हैं टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब नेक्स्ट. वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स. अब हम अपनी एयर को ब्रीदिंग करते हैं हमारी नॉस्ट्रल से. नॉस्ट्रल्स ये वाली चीज़ें होती है. ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा कि हमारी जो नॉस्ट्रल्स होती हैं वो बहुत फाइन एयर से एक्म्पलिश्ड होती हैं. छोटे छोटे बहुत फाइन हेयर होते हैं हमारी नॉस्ट्रल्स के अंदर. ये क्या करती हैं, जब हम इनहेल करते हैं एयर को तो उसके अंदर एयर के साथ आने वाले डस्ट पार्टिकल्स को ये वही रोक देती है और प्योर एयर को हम अंदर रेस्पिरेशन के थ्रू अंदर लेके जाते हैं. तो बेसिकली जो फाइन हेयर होते हैं नॉस्ट्रल्स पे वो काम क्या करते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स को वही रोक देते हैं. ठीक है, सो fine hair and mucus are present inside the nose to prevent dust particles from getting into the respiratory system. हमारी बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम में अंदर एंटर नहीं कर पाते डस्ट पार्टिकल्स. किसके कारण, म्यूकस के कारण और फाइन हेयर के कारण. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे देखो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस है, इन्होंने मास्क लगा रखा है. मास्क लगाने से क्या होगा कि हार्मफुल गैसेस या स्मोक डस्ट पार्टिकल्स इनके बॉडी में, इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर नहीं कर पाएंगे. इसी वजह से मास्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अभी कोविड हमारे आसपास चल ही रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना मास्क. मास्क के कारण हम जो फाइन कोविड के ड्रॉपलेट्स जो गिरते थे है ना, उन सब चीज़ों से बच रहे हैं. ठीक है, तो मास्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि हमें बचाता है आसपास की हार्मफुल गैसेस से, किसी भी हार्मफुल ड्रॉपलेट से, किसी भी वायरस से. ठीक है, एटलीस्ट वो प्रोटेक्ट करके रखता है हमें. ठीक है, तो अब कभी भी हम बाहर निकले तो मास्क पहन के निकले, इस चीज़ का ध्यान रखें. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट, देयर मे बी सम वेरिएशंस इन द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. कई जगह पे स्टूडेंट्स अलग अलग होती है एयर की कॉम्पोजिशन. जैसे हम माउंटेन्स के अंदर जाते हैं तो ऑक्सीजन कम पाई जाती है, वेयरएज अगर हम नॉर्मल प्लेसेस की बात करें तो वहाँ पे होती है ऑक्सीजन. तो एयर का जो कॉम्पोजिशन होता है अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग वेरी करता है. ठीक है, वी सी दैट एयर कंटेन्स मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ज़्यादातर जो एयर होती है उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, एयर के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. सो स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन ऑलमोस्ट हमें 78% के नियर अबाउट होती है और ऑक्सीजन 21% के अबाउट पाई जाती है. ठीक है, in fact these two gases together make up 99% of the air. ज़्यादातर जो हमारी एयर का 99% पोर्शन होता है वो इन्हीं दोनों गैसेस से मिलके बनता है, दैट इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. राइट स्टूडेंट्स, देखिए अब the remaining 1% is constituted by carbon dioxide and a few other gases and water vapors. जो 1% बच जाता है उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जाम्पल वाटर वेपर्स या फिर और भी बहुत सारी गैसेस. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर 21% ये ऑक्सीजन और 1% बचा हुए में कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस, वाटर वेपर्स. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अप्रॉक्स 78% इज योर नाइट्रोजन. राइट स्टूडेंट्स, 21% इज योर ऑक्सीजन. ये मैं आपको रफ दे रही हूँ. ठीक है, 1% जो होता है उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, राइट, और रेस्ट ऑफ द केसेस भी होती हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक पाई चार्ट दे रखा है जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बाकी गैसेस का कॉम्पोजिशन दे रखा है. राइट स्टूडेंट्स, नाउ हैव अ लुक. हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल. अब हमें एयर मिल रही है क्योंकि हम एयर के अंदर ही हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें वाटर के अंदर रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स की, या फिर जो प्लांट्स और एनिमल्स सॉइल के अंदर हैं, उनको ये एयर कैसे मिलती है. ठीक है, ये डिस्कस करेंगे अब हम थ्रू एक्टिविटी 5 के थ्रू. टेक सम वाटर इन अ ग्लास और मेटल कंटेनर, हीट इट स्लोली ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड. ठीक है, आप क्या करोगे, थोड़ा सा पानी लोगे एक ग्लास के अंदर या फिर किसी भी मेटल के कंटेनर में और उसको हीट करोगे ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर बिठा के. ट्राइपॉड स्टैंड स्टूडेंट्स 3 स्टैंड्स का मतलब 3 स्टैंड्स होते हैं, उसको उसके अंदर और कंटेनर को ऊपर रखा जाता है, नीचे बर्न किया जाता है. ठीक है, तो वाटर को बॉईल करेंगे ना. वेल बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉईल, लुक केयरफुली एट द इनर सर्फेस ऑफ द कंटेनर. पहले तो आप अंदर देखो कंटेनर के, पहले जब वो बॉईल नहीं हुआ तब ध्यान से उसको ऑब्जर्व करो. ठीक है, और अब स्टूडेंट्स जब वो बॉईल होने लगे तब ऑब्जर्व करो. डू यू सी टाइनी बबल्स ऑन इनसाइड.
क्या अब आपको टाइनी बबल्स दिख रहे हैं? These bubbles come from the air dissolved in water. अब ये bubbles क्यों आ रहे हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि एयर जो है वो डिजोल्व है वाटर के अंदर, और वो बबल्स क्या हैं? एयर के ही बबल्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. सो व्हेन यू हीट द वाटर टू बिगिन विद, द एयर डिजोल्व इन इट एस्केप्स. जब आप वाटर को बॉईल करते हैं स्टूडेंट्स, जो एयर होती है उसके अंदर प्रेजेंट एज बबल्स, वो धीरे धीरे वहाँ से एस्केप हो जाती है, निकल जाती है बाहर, ठीक है स्टूडेंट्स. सो एज यू कंटिन्यू हीटिंग, द वाटर इटसेल्फ टर्न्स इनटू वेपर एंड फाइनली बिगिंस टू बॉईल. अब जैसे जैसे आप उसको हीट करने लगते हो तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, वेपराइजेशन होती है, वेपोरेशन होती है, और जैसे जैसे वो वेपर में कन्वर्ट होता है तो ऐसा पॉइंट आता है जब वो बॉईल होना शुरू हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स. द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सॉइल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू रिस्पायर. ऑब्वियसली जो एनिमल्स वगैरह जो सॉइल में रह रहे हैं, ऐसा तो है नहीं उनको ऑक्सीजन ही चाहिए, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है. अब वो ऑक्सीजन उनको कैसे मिलती है, ये हम एक्टिविटी 6 में देखते हैं. अब हम क्या करेंगे, टेक अ लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन अ बीकर और अ ग्लास. ड्राई सॉइल का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, लंप लेंगे हम, ठीक है, जिसको हम एक कंटेनर में डालेंगे, ठीक है. एड वाटर टू इट एंड नोट व्हाट हैपन्स. अब उसके अंदर आप थोड़ा सा पानी डालोगे, आप क्या देखते हो, डू यू सी बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम सॉइल. अब जैसे आप पानी डालते हो छोटे छोटे बबल्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये उसमें से बबल्स दिखाई देते हैं जैसे आप पानी को ऐड करते हो सॉइल के अंदर. अब जो ये बबल्स दिख रहे हैं स्टूडेंट्स वाटर को ऐड करने पे, वो क्यों दिख रहे हैं हमें? These bubbles indicate the presence of air in the soil. अब ये bubbles indicate कर रहे हैं कि soil के अंदर क्या है, air present है, presence of air in the soil, right? So when the water is poured on the lump of soil, it displaces the air which is seen in the form of bubbles. जैसे ही आप पानी को ऐड करते हो वैसे आपको बबल्स दिखते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि पानी किसको रिप्लेस कर रहा है, एयर को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है. एयर थोड़ा एस्केप करेगी और उसकी रिप्लेसमेंट में वाटर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स. सो ऑर्गेनिज्म दैट लिव इनसाइड द सॉइल एंड द प्लांट्स रूट रेस्पायर इन द एयर. तो स्टूडेंट्स कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एयर में रह रहा है, चाहे वो सॉइल में रह रहा है, चाहे वो वाटर में रह रहा है, दे ऑल नीड एयर फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर द रेस्पिरेशन, राइट स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी a lot of burrows and holes are formed in deep soil by the animals living in the soil. जनरली हम देखते हैं कि बहुत सारे जो सुरंग बना रखे होते हैं, छोटे छोटे बिल बना रखे होते हैं एनिमल्स ने, जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं. वो क्यों बना रखते हैं स्टूडेंट्स? ये सब चीज़ें होती हैं, ये क्या करती हैं, स्पेस अवेलेबल कराती हैं एयर को अंदर और बाहर आने के लिए सॉइल के अंदर से. मतलब इसके कारण जो ये बुरूज होते हैं, इनके कारण एयर जो होती है सॉइल के अंदर बहुत आराम से इन एंड आउट काम कर सकती है, स्पेस बना देते हैं ना वो लोग, तो इस वजह से एयर आराम से मूव इन करती है और मूव आउट करती है, ठीक है स्टूडेंट्स. हाउएवर व्हेन इट रेन्स हेवीली वाटर फिल्स अप ऑल द स्पेसेस ऑक्यूपाइड बाय द एयर इन द सॉइल. तो जनरली क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो उस वजह से जो स्पेस होता है जो ये एयर के मूवमेंट के लिए होता है वो एक्वायर हो जाता है. वो सारा स्पेस कौन ले लेता है, वाटर ले लेता है. तो उस केस में उन लोगों का सर्वाइवल नहीं हो पाता, बिकॉज अब उनके पास एयर का मूवमेंट के लिए स्पेस नहीं है और उस स्पेस को वाटर ने एक्वायर कर लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स. सो इन दिस सिचुएशन एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल हैव टू कम आउट फॉर द रेस्पिरेशन. तो उस केस में या तो अगर वो अंदर रहेंगे तो वो मर जाएंगे क्योंकि उनको रेस्पिरेशन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, या फिर उनको उनके बिलों से, उनके बुरों से बाहर आना पड़ेगा ताकि वो रेस्पायर कर पाए, ठीक है. Could this be reason why earthworms come out of the soil during heavy rainfalls? ठीक है, क्या इसी के कारण जो earthworms है वो बाहर आते हैं, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है. ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स इसी के कारण ही वो बाहर आते हैं, राइट. नेक्स्ट, हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस? क्या जो ऑक्सीजन है हमारी एटमॉस्फेयर में वो रिप्लेस कैसे होती है, कैसे रिप्लेस की जाती है? वी रीड अबाउट फोटोसिंथेसिस. इज दिस प्रोसेस प्लांट्स make their own food and oxygen is produced along with it. So photosynthesis is a process in which green plants make their own food in the presence of sunlight with the green pigment called chlorophyll, and as a byproduct students we get glucose, we get water and we also get oxygen, right. So एक photosynthesis ऐसा process रहता है जिसमें green plants chlorophyll के अंदर और sunlight की presence में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और अगेन वाटर बनाते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट, राइट. तो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में बाय फोटोसिंथेसिस रीगेन भी करती है, ठीक है. प्लांट्स ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन.
बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट देन दे कंज्यूम। जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो भी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन को यूज़ तो करते हैं, लेकिन जितनी ऑक्सीजन वो यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा ऑक्सीजन वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमें दे देते हैं वापस। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स लगाओ, क्योंकि जितना ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन लेंगे उससे कहीं ज़्यादा हमें देंगे, और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा हमारी अर्थ बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी एयर बन जाएगी, जिसके अंदर हम बहुत सुकून से सांस ले पाएंगे। ठीक है, सो ग्रीन प्लांट्स सब बच्चों को लगाने चाहिए। पौधे, पेड़, जितने भी बच्चे हैं, अगर वो हर बच्चा 5 ग्रीन प्लांट्स भी लगाता है तो हमारी जो एटमॉस्फेयर है बहुत प्यारी हो जाती है। ठीक है, बहुत अच्छा ऑक्सीजन हो जाता है उसमें। ठीक है, सो दैट इज़ वाई वी से प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्लांट्स किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स। बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि वो प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं अपने खाने के लिए, राइट। तो प्लांट्स जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं किस पे, कार्बन डाइऑक्साइड पे और वाटर पे, ताकि वो अपना खाना बना सकें। सनलाइट पे डिपेंडेंट होते हैं, क्लोरोफिल पे डिपेंडेंट होते हैं। बट स्टूडेंट्स, जो एनिमल्स होते हैं वो तो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे, बिकॉज दे कांट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड एंटायरली ऑन द प्लांट्स फॉर द फूड, राइट स्टूडेंट्स। नाउ the balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere is maintained through respiration in plants and animals by photosynthesis in plants। जो एक ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस होता है ना हमारे एटमॉस्फेयर में, ये किसके कारण होता है, फोटोसिंथेसिस के कारण और रेस्पिरेशन के कारण। ठीक है, रेस्पिरेशन जहाँ पे ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रही है, फोटोसिंथेसिस क्या कर रहा है, उतनी ऑक्सीजन हमें दे देती है, तो एक बैलेंस मेंटेन रहता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। नहीं तो सोचो स्टूडेंट्स, हमें कार्बन डाइऑक्साइड तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते जाते हैं। तो अगर फोटोसिंथेसिस ना होता तो हम ऑक्सीजन को यूज़ करते रहते और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते रहते, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती, ऑक्सीजन कम हो जाती, फिर इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आता जब ऑक्सीजन खत्म हो जाती। बट ये बैलेंस कौन कर रहा है, ये मेंटेन कौन कर रहा है, इनका दोनों का बैलेंस कौन, फोटोसिंथेसिस। ये क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रही है, और उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, और इस प्रोसेस में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन बन रही है। ठीक है, तो दिस इज अ बैलेंस दैट इज मेंटेन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड द रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, दिस शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स देखिए, द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। अब ऑब्वियसली जो विंड मिल जो हम बनाते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, वो किस पे डिपेंड करता है, विंड पे डिपेंड करता है, तभी वो रोटेट करेंगे ना, तभी तो उसको विंड मिल कहते हैं। ठीक है, तो वो विंड पे डिपेंड करता है रोटेट करने के लिए। ठीक है, द विंड मिल इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड टू रन फ्लावर मिल्स। ठीक है, अब जो विंड मिल है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, जनरली जो टर्बाइंस के अंदर वाटर उसको रोटेट कराने के लिए। ठीक है, ट्यूबवेल से पानी को ट्यूबवेल से निकाला जाएगा इसकी हेल्प से, और जो फ्लोर मिल्स है वो रन होती है इसकी हेल्प से। विंड मिल्स आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग गेजेस, ग्लाइडर्स, पैराशूट्स एंड एरोप्लेन्स। ये जितनी भी आपको चीज़ें दिख रही हैं ये सब किसके द्वारा सपोर्टेड होती हैं, एयर के अंदर। एयर इन सब की मूवमेंट में हेल्प कराता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए, दिस इज अ विंड मिल। बर्ड्स, बैट्स, इंसेक्ट्स कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। ऑब्वियसली ये जितनी भी चीज़ें हैं जो भी मूवमेंट कर पा रही हैं वो एयर के कारण ही कर पा रही हैं। ठीक है, एयर ऑल्सो हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड पॉलन ऑफ फ्लावर्स ऑफ सेवरल प्लांट्स। जो बहुत ज़्यादा डिस्पर्सल बीज जो होते हैं, अलग अलग क्रॉप्स लगाने के लिए हम बहुत ज़्यादा सीड्स को डिस्पर्स करते हैं ना, तो वो डिस्पर्सल कैसे पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ एयर। एयर क्या करती है, उनको फैलाने में हेल्प करती है। और पॉलन ग्रेन्स भी हमने पढ़ा हुआ है कि अलग अलग हम जो कहते हैं कि जो फ्लावर्स के अंदर अगर हम बात करें पॉलन ग्रेन्स की, तो वो भी एयर के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। एयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। ठीक है, ये तो इवेपोरेशन का काम भी करा रहा है। एयर के कारण क्या हो रहा है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट है एयर के अंदर जो कि इवेपोरेट होंगे, तब वो कंडेंस होंगे, फिर वो गिरेंगे एज रेन। ठीक है, सो एयर वाटर साइकिल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 15 दैट इज एयर अराउंड अस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स आज हमने कवर किया है। In the next class students, we are going to learn about the question and answers of this particular chapter number 15. Till then students, do practice hard at your home. We'll be meeting in your next class. Have a nice day to you all. Bye bye.